नमस्ते। कभी सोचा है कानून असल में काम कैसे करते हैं? देखिए, ये समझने के लिए सबसे जरूरी है ये जानना कि उन्हें पढ़ा कैसे जाता है। और आज हम इसी कला को, इसी साइंस को समझने वाले हैं, द इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट्स। तो सबसे पहला और सबसे बड़ा सवाल तो यही है ना, कि भाई अगर कानून प्लेन टेक्स्ट में साफ साफ शब्दों में लिखा हुआ है, तो फिर उसे इंटरप्रेट करने की, मतलब उसकी व्याख्या करने की जरूरत ही क्या है? शब्द तो शब्द होते हैं, अपने आप में काफी होने चाहिए, राइट? चलिए इसी पहेली को सुलझाते हैं। ओके, तो शुरू करते हैं बिल्कुल बेसिक से। किसी भी कानून को समझने की पहली सीढ़ी है उसका ब्लूप्रिंट, और इस ब्लूप्रिंट को हम कहते हैं स्टैट्यूट। सोचिए, ये वो नींव का पत्थर है जिस पर इंटरप्रिटेशन की पूरी इमारत खड़ी होती है। तो ये स्टैट्यूट आखिर है क्या? बहुत सिंपल है। ये लेजिस्लेचर, मतलब हमारी संसद या विधानसभा, जो चाहती है उसका एक फॉर्मल रिटन डॉक्यूमेंट है। भारत में संसद के एक्ट्स, सरकार के ऑर्डिनेंसेस और रेगुलेशंस, ये सब के सब स्टैट्यूट्स ही हैं। और यही वो ऑफिशियल पेपर है जिसे जजों को पढ़ना और समझना होता है। अब हर स्टैट्यूट एक तरह की पहेली है, और उसके अंदर ही छुपे होते हैं उसे सुलझाने के सुराग। जैसे कि उसका लॉन्ग टाइटल, जो बताता है कि भाई इस कानून का स्कोप क्या है, इसका मकसद क्या है। फिर आता है प्रीएम्बल, जो बताता है कि इसे बनाया ही क्यों गया, इसके पीछे की सोच क्या थी। और सबसे काम का होता है डेफिनेशन क्लॉज। ये तो उस एक्ट की अपनी पर्सनल डिक्शनरी है। ये सारे हिस्से मिलकर ही कानून की पूरी तस्वीर साफ करते हैं। तो अब जब जजों के हाथ में ये स्टैट्यूट आ गया, तो वो इसे समझने के लिए अपना टूल किट खोलते हैं। और इस टूल किट में 3 सबसे ज़रूरी, सबसे फंडामेंटल औजार हैं। ये 3 नियम ही इंटरप्रिटेशन की असली बुनियाद है। ये तीनों नियम एक के बाद एक काम आते हैं। सबसे पहले हमेशा इस्तेमाल होता है लिटरल रूल। इसका फंडा सिंपल है, जो लिखा है वही मतलब है, प्लेन एंड सिंपल। लेकिन अगर इस सीधे साधे मतलब से कोई बिल्कुल ही एब्सर्ड, कोई बेतुका नतीजा निकल रहा हो, तब आता है गोल्डन रूल। ये थोड़ा सा मतलब को मोड़ देता है ताकि बात का बतंगड़ न बने। और आखिरी में है मिसचिफ रूल। ये सबसे गहरा है। ये पूछता है कि भाई ये कानून बनाया ही क्यों गया था, वो कौन सी मिसचीफ या गड़बड़ थी जिसे रोकने के लिए इसे लाया गया। मतलब ये कानून की आत्मा को पकड़ता है। चलिए लिटरल रूल का एक क्लासिक केस देखते हैं, फिशर वर्सेस बेल। बात यह थी कि एक कानून के तहत एक खास तरह का चाकू ऑफर फॉर सेल करना, मतलब बेचने के लिए पेश करना, जुर्म था। अब एक दुकानदार ने क्या किया, उसने वो चाकू अपनी दुकान की खिड़की में सजा दिया प्राइस टैग के साथ। अब टेक्निकली कॉन्ट्रैक्ट लॉ के हिसाब से डिस्प्ले में रखी चीज ऑफर फॉर सेल नहीं होती, वो होती है इन्विटेशन टू ट्रीट, मतलब आइए और मुझसे ऑफर कीजिए। तो हुआ क्या, जज ने कानून के शब्दों को जस का तस पढ़ा और दुकानदार बरी हो गया। देखा कैसे शब्दों का सीधा मतलब कभी-कभी कानून के मकसद को ही फेल कर देता है। और यहीं पर ऐसी ही बेतुकी सिचुएशन से बचाने के लिए आता है गोल्डन रूल। एडलर वी जॉर्ज का केस सुनिए। कानून कहता था कि एक रिस्ट्रिक्टेड एरिया के आसपास, मतलब इन द विसिनिटी ऑफ, उपद्रव करना मना है। एक आदमी ने क्या किया, वो अंदर जाकर ही उपद्रव करने लगा। अब अगर लिटरल रूल लगाते तो वो तो बच जाता, क्योंकि वो आसपास नहीं अंदर था। सोचिए कितना मजाकिया होता ये। तो कोर्ट ने गोल्डन रूल लगाया और कहा कि इन द विसिनिटी ऑफ का मतलब उसके अंदर या उसके आसपास दोनों माना जाएगा, मतलब कॉमन सेंस की जीत हुई। और अब आते हैं सबसे पुराने और शायद सबसे पावरफुल रूल पर, द मिसचिफ रूल। ये 1584 के हेडेंस केस से चला आ रहा है। ये नियम एक डिटेक्टिव की तरह काम करता है। ये 4 सवाल पूछता है। पहला, इस कानून के आने से पहले क्या नियम था? दूसरा, उस पुराने नियम में क्या मिसचिफ, क्या गड़बड़ थी? तीसरा, संसद ने इस गड़बड़ को ठीक करने के लिए क्या रेमेडी, मतलब क्या इलाज निकाला? और चौथा, इस इलाज के पीछे का कारण क्या था? तो इसका मकसद सिर्फ एक है, उस गड़बड़ को खत्म करो और जो इलाज है उसे कामयाब बनाओ। चलिए अब एक मास्टर की बात करते हैं। सोचिए एक ऐसी चाबी जो भारत के लगभग हर सेंट्रल लॉ के ताले को खोल सकती है, उसके मतलब को साफ कर सकती है। ये जादुई चाबी है द जनरल क्लॉजेस एक्ट 1897। इस एक्ट को आप समझ सकते हैं कि ये सारे सेंट्रल एक्ट्स के लिए एक मास्टर डिक्शनरी और एक ग्रामर बुक है। ये कुछ शब्दों की स्टैंडर्ड डेफिनेशन दे देता है, कुछ नियम बता देता है, ताकि हर कानून में एक रूपता बनी रहे, कंसिस्टेंसी रहे और बार बार एक ही बात लिखनी ना पड़े। और इसकी ताकत का अंदाजा लगाइए। इसका सेक्शन 342 कहता है कि जहां भी पर्सन लिखा है उसमें कंपनियां भी शामिल हैं।
इसी वजह से कंपनियों पर क्रिमिनल केस चल पाते हैं। सेक्शन 13 कहता है ही का मतलब शी भी है और सिंगुलर का मतलब प्लूरल भी। और सबसे पावरफुल है सेक्शन 6, जो कहता है कि अगर कोई कानून रिपील हो भी जाए, खत्म हो भी जाए, तो उसके तहत चल रहे केस या मिले हुए अधिकार खत्म नहीं होंगे। सोचिए, ये छोटे छोटे नियम हमारी पूरी लीगल सिस्टम को कितना स्टेबल बनाते हैं। इसका एक जबरदस्त उदाहरण है स्टेट ऑफ बिहार वर्सेस के मिश्रा का केस। हुआ ये कि एक सरकारी कर्मचारी पर एक पुराने कानून के तहत डिसिप्लिनरी एक्शन चल रहा था। अब हुआ ये कि बीच में ही वो कानून रिपील कर दिया गया, मतलब खत्म कर दिया गया। तो क्या अब वो केस भी खत्म हो जाएगा? सुप्रीम कोर्ट ने कहा, बिल्कुल नहीं। जनरल क्लॉजेज एक्ट के सेक्शन 6 की वजह से वो कार्यवाही चलती रहेगी, मानो वो कानून कभी रिपील हुआ ही नहीं। देखा, यही है जीसीए का कमाल, ये लीगल सिस्टम में केओस होने से बचाता है। अच्छा, जैसे एक डॉक्टर के पास सिर दर्द और पेट दर्द के लिए अलग अलग दवाइयां होती हैं, है ना? बिल्कुल वैसे ही जजों के पास भी अलग अलग तरह के कानूनों को इंटरप्रेट करने के लिए अलग अलग तरीके होते हैं। हर कानून को एक ही चश्मे से नहीं देखा जा सकता। और ये तरीका इस बात पे डिपेंड करता है कि कानून का नेचर कैसा है। देखिए, 2 तरह के कानून हैं। एक जो हमसे कुछ लेते हैं, जैसे पीनल लॉज जो आज़ादी छीन सकते हैं, या टैक्स लॉज जो पैसा लेते हैं। इनको बहुत स्ट्रिक्टली, बहुत संकीर्ण नजरिए से पढ़ा जाता है। जरा सा भी शक हुआ तो बेनिफिट ऑफ डाउट हमेशा नागरिक को मिलेगा। और दूसरे होते हैं बेनिफिशियल लॉज जो हमें कुछ देते हैं, जैसे वेलफेयर स्कीम्स। इनको बहुत लिबरली, बड़े दिल से पढ़ा जाता है ताकि कानून का मकसद पूरा हो और ज्यादा से ज्यादा लोगों को फायदा मिले। टोलाराम रेलुमाल के केस में सुप्रीम कोर्ट ने एक सुनहरी बात कही थी। उन्होंने कहा कि अगर किसी पीनल लॉ यानी सजा देने वाले कानून के 2 मतलब निकल रहे हो, तो कोर्ट हमेशा वो मतलब चुनेगी जो आरोपी के हक में हो, प्रोसिक्यूशन के नहीं। और अब इसका ठीक उल्टा देखिए, बेनिफिशियल लॉस के केस में एमसीडी वर्सेस फीमेल वर्कर्स का एक बहुत ही महत्वपूर्ण केस है। सवाल ये था कि जो महिला मजदूर कैजुअल हैं, डेली वेजेस हैं, क्या उन्हें मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट का फायदा मिलेगा? कानून में साफ साफ नहीं लिखा था, लेकिन कोर्ट ने कानून की आत्मा को देखा, उसके मकसद को समझा और कहा, हाँ बिल्कुल मिलेगा, क्योंकि ये एक वेलफेयर कानून है और इसका मकसद है मदद करना। चलिए अब हम अपने आखिरी टूल किट पर आते हैं। कभी कभी जजों को शर्लॉक होम्स बनना पड़ता है। जब कानून के शब्द बिल्कुल साफ न हो तो उन्हें कुछ और सुराग ढूंढने पड़ते हैं, और इन सुरागों को हम कहते हैं एड्स टू इंटरप्रिटेशन। ये सुराग, ये एड्स 2 तरह के होते हैं। एक होते हैं इंटरनल एड्स जो स्टैच्यूट के अंदर ही मिलते हैं, जैसे उसका प्रियम्बल, लॉन्ग टाइटल या कानून में दिए गए इलस्ट्रेशंस। और दूसरे होते हैं एक्सटर्नल एड्स जो कानून के बाहर की दुनिया से आते हैं, जैसे कि उस कानून को बनाते समय पार्लियामेंट में क्या बहस हुई थी, यानी लेजिस्लेटिव डिबेट्स या लॉ कमीशन की रिपोर्ट्स। इंटरनल एड्स की ताकत का अंदाजा लगाना हो तो बेरूबारी यूनियन केस को याद कीजिए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था, प्रियम्बल इज अ की टू ओपन द माइंड ऑफ द मेकर्स, मतलब प्रस्तावना वो चाबी है जिससे कानून बनाने वालों का दिमाग खोला जा सकता है, उनकी सोच को समझा जा सकता है। हमारे संविधान का प्रियम्बल आज भी उसकी इंटरप्रिटेशन के लिए सबसे बड़ा गाइड है। और एक्सटर्नल एड्स की पावर देखनी हो तो लैंडमार्क SR बॉम्बे केस से बेहतर कुछ नहीं। जब आर्टिकल 356 यानी प्रेसिडेंट्स रूल के मिसयूज पर सवाल उठा तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया? उन्होंने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की डिबेट्स को निकाला और पढ़ा, ये समझने के लिए कि आखिर संविधान बनाने वाले असल में चाहते क्या थे, उनके इरादे क्या थे, और उसी आधार पर एक ऐतिहासिक फैसला दिया। तो सार ये है, द बिग पिक्चर इज कि कानूनों को इंटरप्रेट करना कोई अटकलबाजी का खेल नहीं है। ये कोई मनमाना काम नहीं है कि जज का जो मन किया वो मतलब निकाल लिया। नहीं, ये एक पूरा साइंस है, एक स्ट्रक्चर्ड डिसिप्लिन है जिसके अपने नियम हैं, अपने औजार हैं, और इन सब का मकसद सिर्फ एक है कि कानून पर्पस के साथ और कंसिस्टेंटली लागू हो। और अब मैं आपको एक सवाल के साथ छोड़कर जा रहा हूं। जरा सोचिए, अगर किसी कानून को अपना मतलब बताने के लिए इतनी सारी इंटरप्रिटेशन, इतने सारे रूल्स और एड्स की जरूरत पड़ती है, तो फिर उस कानून का असली मतलब कहां बसता है? क्या वो पार्लियामेंट की कलम में है जिसने उसे लिखा, या फिर वो जज के दिमाग में है जो उसे पढ़ रहा है? इस पर सोचिएगा जरूर।